तो कोशिका की संरचना और कोशिकांग ये वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा हो गया ना। इसके बाद अगला लिखो, छोटा सा एक हेडिंग और है, और लिखो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। इसमें मेन है ना 5-7 पॉइंट है जो आपको याद रखनी है बस। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, और कोशिका विभाजन का मतलब क्या है? कोशिकाएं विभाजित होकर और अपनी संख्या में क्या कर दें? वृद्धि करें, संख्या में वृद्धि होना। बैठ जाओ बैठ जाओ। अब ये कोशिका विभाजन जो है ना, ये मैंने 3 प्रकार का होता है। ये एक होता है असूत्रीय विभाजन, इसी प्रकार से लिख लेना आप भी, असूत्रीय विभाजन, माइटोसिस, असूत्रीय विभाजन। एक होता है समसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस, समसूत्रीय विभाजन यानी माइटोसिस। और एक होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। और असूत्रीय विभाजन जो है ना, ये मुख्य रूप से होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें आदिम प्रकार का केंद्रक होता है। तो इस असूत्रीय विभाजन में क्या है? कोशिका भी साथ में विभाजित होकर एक भाग से 2 बन जाएगी, और साथ में केंद्रक भी साथ में क्या है? टूटता चला जाएगा, ऐसे कि जैसे कोशिका यूं। तो इसमें आदिम प्रकार का केंद्रक है ये बिखरा हुआ, और टूटेगा ना तो कोशिका भी साथ में 2 भागों में टूटेगी, तो साथ में केंद्रक भी क्या है? टूटता चला जाएगा यूं। लेकिन समसूत्री या अर्धसूत्री में पहले केंद्रक वाला भाग 2 भागों में टूटता है, उसके बाद कोशिका 2 भागों में अलग टूटती है, वो अलग अलग प्रकार है। तो इसके बाद इससे 2 कोशिका अलग अलग बन जाती है इस तरह से। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। तो इसके नीचे आपको 2 लाइन लिखनी है, लिखना इस विभाजन में, किसमें? असूत्री में। इस विभाजन में कोशिका के साथ केंद्रक जो कि आदिम यानी पुराने प्रकार का है, तो केंद्रक का भी साथ साथ विभाजन होता है, साथ साथ विभाजन होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक सेल में असूत्रीय प्रकार का विभाजन होता है, और समसूत्रीय विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी, टूटती नहीं है। तो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। गुणसूत्र जितने हैं मात्र कोशिका में उतने ही रहेंगे, यानी आगे नहीं बनने वाली कोशिका में। और ये विभाजन किस में होगा? सोमेटिक सेल या कायिक कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन होता है, कायिक कोशिकाओं में। शरीर वाली कोशिकाएं जो है ना, कोशिका में यह विभाजन होता है, जिससे शरीर की वृद्धि और
मरम्मत वाला काम होता है ना, तब समसूत्री विभाजन होता है ये। और अर्धसूत्री, जैसे नाम अर्ध मतलब आधा होना, तो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और ये किस में होता है विभाजन, जनन कोशिका में। जनन कोशिका में यह विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री में गुणसूत्र जो 46 से क्या रह जाएंगे, 23 रह जाएंगे, आधे रह जाएंगे। और समसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, जो मात्र कोशिका में गुणसूत्र रहेंगे ना, मात्र कोशिका में वही रहेंगे, आगे नहीं बनने वाली कोशिका। अगर 46 तो आगे वाली में क्या रहेंगे, 46 रहेंगे। तो असूत्री तो छोटे प्रोकैरियोटिक जीवों में या प्रोकैरियोटिक सेल में ये विभाजन। और यूकैरियोटिक में दो प्रकार के, समसूत्री और अर्धसूत्री। ये दोनों विभाजन किस में होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये यूकैरियोटिक पीछे पढ़ा ना हमने, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दो प्रकार की कोशिका, पुरानी कोशिका और नई आधुनिक कोशिका। क्या हो गया, कायिक है ये, अरे कायिक कोशिका, ये सोमेटिक सेल, यानी वो कोशिका जिससे हमारे शरीर का निर्माण है। हाथ पैर बड़े हैं, शरीर का आकार बड़ा है, ये कोशिका विभाजन से। और कौन सा विभाजन हुआ है वहां, समसूत्री। अगर चोट लग जाए, घाव हो जाए, घाव भरने के दौरान कोशिका विभाजित होकर उस घाव को पूरा करती है, तब कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री। अर्धसूत्री केवल जनन क्रिया के दौरान होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होना, तभी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस पे एक बार एग्जाम में एक प्रश्न आया था एक, और क्वेश्चन कौन सा, इस तरह से कि अगर 65 समसूत्री विभाजन कर दिए जाए तो प्राप्त होने वाली कुल कोशिकाओं की संख्या बताइए। एग्जाम में प्रश्न क्या था, मिटा दूं क्या, ये प्रश्न क्या आया था कि अगर 65 समसूत्री विभाजन करें तो बनने वाली कुल कोशिकाओं की संख्या बताइए। कितने होंगे बताओ। अब देखो यूं, अब हम क्या करेंगे, इस तरह से करते हैं यूं कि एक कोशिका समसूत्री में एक से क्या बनेगी, 2, तो एक विभाजन हो गया समसूत्री विभाजन। फिर इस 2 से क्या बनेगी, यूं और बन गई। तो ये दूसरा, और ये कौन सा है, तीसरा समसूत्री विभाजन। ये तो है ना, ये 1 से 2 बनी, तो एक समसूत्री विभाजन 2 बन गई। फिर आगे 2 बन गई, उनसे फिर आगे 2 और बने, तो एक इधर वाला, एक इधर वाला, 2 विभाजन ये हो गए, 2 और 3। उसके बाद फिर आगे करें ऐसे, और कितनी बन गई, 4 और 4 8 बन गई। तो विभाजन चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। अब यहां तक कुल कोशिका कितने बन गई, या कुल कोशिका कितने बन गई बताओ। यहां तक कुल कोशिकाओं की संख्या। और हम गलती क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है 15, फिर और करते हैं यूं, 8 से 16, 15 और 16 31। अब देखो, अगर मैं कोशिका हूं और अगर मैं टूटकर 1 से 2 हो गया, तो क्या मैं बचा गया, कितने हो गए। तो ये कोशिका अगर विभाजित होगी तो ये किस लिए गिन रहे हो, ये तो काउंटिंग होगी नहीं, खत्म होगी। ये विभाजित हुई तो ये 4 बन गई, ये भी खत्म होगी। लास्ट में कितने बन गई, यहां 8 बन गई, ऊपर वाली खत्म होगी सारी। तो 7 विभाजन से 8,
ऐसे ही अगर 10 विभाजन करोगे तो 11 बनेगी, और 65 करोगे तो कितनी बनेगी? 66 बनेगी। याद रखो, समसूत्री विभाजन की संख्या से एक कोशिका ज्यादा रहती है। अगर कहते हैं 100 समसूत्री विभाजन करें, कितनी कोशिका बनेगी? तो 101 बनेगी। अगर 500 करें तो 501 बनेगी। नीचे छोटा सा एक प्रश्न लिखो, या छोटा सा एक नोट डाल लो, या पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद नोट डाल लिखना। पहले क्वेश्चन लिखो, यदि 65 समसूत्री विभाजन किए जाएं, यदि 65 समसूत्री विभाजन किए जाएं, तो प्राप्त होने वाली कोशिकाओं की संख्या बताइए। प्राप्त होने वाली कोशिकाओं की संख्या बताइए। उत्तर कितना आ जाएगा? 66। उत्तर क्या आ जाएगा? 66। और नीचे लिखो नोट लगा के एक पॉइंट, और लिखो समसूत्री विभाजन की संख्या से, समसूत्री विभाजन की संख्या से समसूत्री विभाजन की संख्या से एक अधिक कोशिका प्राप्त होती है, यानी एक अधिक कोशिका प्राप्त होगी। एक अधिक कोशिका प्राप्त होती है। अब देखो, थोड़ा सा हमें पढ़ना है समसूत्री विभाजन के बारे में। थोड़े से उसके 2-4 स्टेप है जो आपको कौन कौन से याद रखने वो देखने हैं। और फिर हमें थोड़ा सा पढ़ना है अर्धसूत्री। अगर आपको समसूत्री विभाजन आता है ना, तो अर्धसूत्री में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम वही समसूत्री की तरह ही है, थोड़ा सा चेंज करना है ये। तो नीचे हेडिंग लिख लो आप, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। अब देखो कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं, उसको साथ साथ में आप अंडरलाइन करना, वही पॉइंट याद करने हैं। समसूत्री विभाजन। और अब देखो, कोशिका जब विभाजित होगी ना, इसका लिख लिया हमने कि समसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल क्या रहती है? समान। गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता। और इस समसूत्री विभाजन के बारे में बताने वाला पहला व्यक्ति, किसका नाम आता है? फ्लेमिंग। कौन है? फ्लेमिंग। तो समसूत्री विभाजन की जानकारी देने वाला वैज्ञानिक कौन है? फ्लेमिंग है। अब इस समसूत्री विभाजन, जब कोशिका 1 से 2 बनेगी ना, तो उसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप होते हैं, 3 चरण। कोशिका को जब आप काट के 1 से 2 करो, तो यानी कोशिका के अंदर जब अगर कोशिका छोटी होगी तो बनने वाली कोशिका भी क्या बनेगी? छोटी। और छोटी बनेगी तो थोड़ी सी क्या रहेगी? कमजोर रहेगी, बड़ा होने में टाइम लगेगा। तो क्या करेगी? सबसे पहले क्या करेगी? कोशिका विभाजित होने से पहले खा पी के मोटी ताजी होगी। मतलब उसके आकार में क्या होगी? वृद्धि। पहला उसका आकार बढ़ेगा, थोड़ा आराम करेगी, उसको बोलते हैं कोशिका विभाजन की विराम अवस्था। ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोलते हैं। विराम अवस्था बड़ी हो जाएगी, और आकार बड़ा होने के बाद उस कोशिका में, अब देखो लिखो, हमने पीछे लिखा है ना असूत्री विभाजन, और हमने क्या लिखा है सूत्री में? साथ साथ केंद्रक 1 से 2 हो जाएंगे, और साथ साथ कोशिका भी 1 से 2 होती, दोनों साथ साथ चलते हैं, वो तो असूत्री है। लेकिन समसूत्री में सेकंड स्टेप क्या होगा? केंद्रक का विभाजन। केंद्रक जो है ना, वो टूटकर 1 से क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो केंद्रक का विभाजन, और जब केंद्रक 2 हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर कोशिका 2 भागों में क्या होगी? टूटेगी। तो इस समसूत्री विभाजन के 3 स्टेप है। पहला तो कोशिका की विराम अवस्था, इंटरफेज बोलते हैं। दूसरा फिर केंद्रक का विभाजन होना, ये सबसे मेन है। केंद्रक टूटेगा तो गुणसूत्र भी टूटकर अलग अलग होंगे। उस अवस्था में अलग अलग 4 स्टेप पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये अलग अलग 4 केंद्रक विभाजन में। उसके बाद कोशिका 1 से क्या हो जाएगी?
दो, तो उसमें एक ही लाइन याद रखनी है बस कि कोशिका खांच बनाकर एक से क्या है 2 भागों में टूट जाएगी, उसमें एक ही लाइन याद रखनी है बस। तो मेन है केंद्रक का विभाजन किस प्रकार से होता है, उसमें कौन से स्टेप में कौन सी क्रिया होती है, एक एक लाइन हर स्टेप में, इस स्टेप में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक व केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना, यानी केंद्रक झिल्ली लुप्त होती है और यह घटना कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है। तो पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनोफेज, टेलोफेज। किस अवस्था को प्रोफेज का रिवर्स अवस्था बोलते हैं, प्रोफेज की उल्टी होना। क्लास में पढ़ेंगे टेलोफेज वगैरह है, कैसे उल्टी कैसे, तो उसमें अलग अलग स्टेप पढ़ेंगे। तो समसूत्री विभाजन को हम क्या है अलग अलग 3 भागों में बांटेंगे यूं इस तरह से, और 3 भाग में एक तो कौन सा है, क्या है, कोशिका की विराम अवस्था, वो लिखना आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। इंटरफेज, कई बार है ना ये इंग्लिश वाला नाम जो है ना ये हिंदी में लिखा हुआ आता है ऐसे, ई आधा न टर फेज, इंटरफेज ऐसे, तो थोड़ा इंग्लिश वाला याद रखना है ये। दूसरा केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस, और इसके बाद तीसरा कौन सा है, कोशिका विभाजन, साइटोकाइनेसिस। ये 3 स्टेप है। अब इस विराम अवस्था जो है ना, अब कई बार पूछ लेते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का निर्माण, क्योंकि कोशिका में डीएनए निश्चित है। अब एक कोशिका से 2 बनेगी ना, तो आपको डीएनए भी दुगना करना पड़ेगा, दोनों में आपको आधा आधा बांटना है। गुणसूत्र भी आपको आधा आधी बांटने हैं तो डबल करने पड़ेंगे। जीव द्रव्य है उसको भी आपको आधा आधा बांटना, उसकी मात्रा भी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। आरएनए का निर्माण भी करना पड़ेगा, उसको भी आपको दुगुना, यानी हर चीज को आपको दुगुनी करनी पड़ेगी। तो कई बार पूछते कोशिका विभाजन में किस अवस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है, या कई बार पूछ लेते हैं कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था पूरी होने के बाद, एक ऐसी अवस्था आएगी जो अगर कोशिका पूरी कर लेना उसके बाद उसमें विभाजन होगा ही होगा, चाहे कोशिका कितना ही मना करे। और अगर वो अवस्था नहीं आए ना तब फिर कोशिका विभाजन नहीं होता, चाहे कितनी कोशिश कर लो। तो तंत्रिका कोशिका में वो अवस्था नहीं होती, इसलिए उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। और वो सारी किससे आती है, तो कोशिका को कोशिका विभाजन के लिए तैयार करने वाली अवस्था कौन सी है, ये विराम अवस्था है। और इसको हम अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो पहला G1 है ना, यानी ग्रोथ वाली, दूसरा S यानी सिंथेसिस संश्लेषण अवस्था, और तीसरा G2, क्या करते हैं इसको, G2। तो एक पहली वर्दी अवस्था और तीसरी कौन सी है, फिर वर्दी अवस्था, बीच वाला कौन सा है, संश्लेषण वाली अवस्था S। इसको हम अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो इसी प्रकार से एक बार आप 3 नाम लिखो, इन्हीं के नीचे 2 लाइन लिखानी है मेरे को एक बार। समसूत्री विभाजन आगे लिख लो, खोजकर्ता लिख लो, या गिवन बाय फ्लेमिंग। समसूत्री विभाजन लिखो, गिवन बाय फ्लेमिंग। गिवन बाय फ्लेमिंग। ये साइटोकाइनेसिस, ये भी कई बार इंग्लिश में हिंदी में लिखा आता है साइटोकाइनेसिस, और ये कैरियोकाइनेसिस वैसे केंद्र के विभाजन लिखा हुआ। ये 2 शब्द इंग्लिश वाले कई बार हिंदी में लिखे आते हैं, इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस, दोनों शब्द आपको याद रखनी है। ये लिख लिया ना। अब देखो ये कोशिका विभाजन वाला पॉइंट है ना, ये इसमें हम सिर्फ 2 ही लाइन लिखेंगे, तो इसको थोड़ा साइड में रखना, इसके नीचे बाद में लिख लेंगे। ये मेन 2 है, ये इसका थोड़ा सा पार्ट आएगा, अलग अलग 4 स्टेप लिखेंगे, इसी के नीचे लिख लेंगे हम 2 लाइन, है ना। और विराम अवस्था के अंदर हम इसके 3 पार्ट करेंगे, तो थोड़ा इस हिसाब से बनाना आप चार्ट कि इनको जगह ज्यादा दो, इसको जगह लास्ट में कोने में देनी है अलग से, ठीक है ना। अब लिखो विराम अवस्था में लिख लो पहला पॉइंट, इसमें लिखो पहला पॉइंट, और लिखो यह इसी के नीचे लिखना, कई लाइन लंबी लियो तीसरे तक, यहां इसी के नीचे लिखो यह
कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है। कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था है, यानी कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, तैयारी की अवस्था है। इसे निम्न 3 चरणों में बांटते हैं। इसे निम्न 3 चरणों में बांटते हैं। और इसी में लिखना नंबर 1 फर्स्ट G1 अवस्था, या इसको बोलते हैं प्रथम वर्दी अवस्था। प्रथम वर्दी अवस्था, G1 अवस्था या पहली वर्दी वाली अवस्था, फर्स्ट ग्रोथ स्टेज है ये, प्रथम वर्दी अवस्था। तो फर्स्ट ग्रोथ स्टेज या G1, जी मतलब ग्रोथ, उसी हिसाब से हमने G1 G2 लिखा है। और इसमें लिखना, इसी के नीचे लिख लो एक लाइन और लिखो इस अवस्था में कोशिका, इस अवस्था में कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, वृद्धि करती है। यह इंटरफेज यानी विराम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है। यह विराम अवस्था की सबसे लंबी अवस्था है। तो G1 है ना, ये सबसे लंबी G1 है इस विराम अवस्था में। सबसे अधिक इसमें टाइम लगता है मोटी ताजी होने में। और लिखना इसमें क्या है, इस दौरान आरएनए का निर्माण और प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका में। देख लाइन लिखो, आरएनए व प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है। तो G1 में इतना याद रखो बस, प्रथम विराम अवस्था में प्रथम वर्दी अवस्था कोशिका आकार में क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, आरएनए थोड़ा बना लेगी और थोड़ा प्रोटीन का निर्माण कर लेगी ताकि कोशिका विभाजन में काम आएगी वो। फिर लिखो दूसरी 2 नंबर S अवस्था, ये इसको बोलते हैं संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस स्टेज, संश्लेषण अवस्था। S मतलब सिंथेसिस। अब ये मेन पॉइंट है, ये इसको आपको ढंग से याद रखना है। तो डीएनए का निर्माण कोशिका विभाजन की किस अवस्था के दौरान होता है, तब नाम लिखा हुआ आएगा SS, सिर्फ लिखा है S आएगा लिखा हुआ। तो S अवस्था में या संश्लेषण अवस्था में क्या, डीएनए का निर्माण। और डीएनए की संख्या जो है ना, या डीएनए की मात्रा जो है, वो कोशिका में पहले की तुलना में क्या है, डीएनए की वापस पुनरावृत्ति होगी यानी रिप्लिकेशन होगा, प्रतिकृतिकरण करके डीएनए जस्ट क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा कोशिका में, कोशिका विभाजन से पहले। और ये S अवस्था, अगर डीएनए की संख्या दुगुनी हो जाए मात्रा, S अवस्था अगर कोशिका की पूरी हो गई, उसके बाद निश्चित रूप से कोशिका विभाजन होगा, फिर रुकेगा नहीं वो। और जब तक S अवस्था पूरी नहीं होगी तब तक कोशिका विभाजन पूरा नहीं होगा, तो कोशिका विभाजित नहीं होगी। इसलिए तंत्रिका कोशिकाओं में यह अवस्था नहीं होती, इसलिए तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है। जिंदगी में बन गई ना वही रहेगी, इसलिए तंत्रिका कोशिकाओं को संभाल के रखना बहुत ही जरूरी है। बोलते हो ना बुढ़ी साल की है ना, दर्द हो रही है, हाथ में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, या कहते कई बार लकवा, हाथ पे लकवा गिर गया, मतलब हाथ काम करना बंद हो गया, इसका मतलब उस साइड वाली तंत्रिका कोशिकाएं क्या होगी, डैमेज होगी, खराब होगी। अब उसका दोबारा पुनरुद्भवन या रीजनरेशन तो हो नहीं सकता, दोबारा बन नहीं सकती, तो दोबारा बनेगी नहीं। और आर्टिफिशियली आप उसको डाल नहीं सकते, है नहीं ऐसा कुछ, तो उसका फिर आगे कोई इलाज नहीं है। इसलिए तंत्रिका कोशिकाओं में ये अवस्था नहीं होती, ये नहीं होगी, तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन भी नहीं होता। तो एक लाइन लिख लो और इसको अंडरलाइन करना, मेन यही है याद रखने वाला। इसमें लिखो इस अवस्था के दौरान
इस अवस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है। यह पॉइंट याद रखना है। इस अवस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण या निर्माण होता है, वह इसकी मात्रा दुगनी हो जाती है। इसकी मात्रा दुगनी हो जाती है। और फिर अगला पॉइंट इसी के नीचे, अगले को अंडरलाइन करना। यह अवस्था पूर्ण होने के बाद, यह अवस्था पूर्ण होने के बाद कोशिका विभाजन निश्चित तौर पर होता है। कोशिका विभाजन निश्चित तौर पर होता है। यानी अगर यह अवस्था पूरी होगी ना तो कोशिका विभाजन 100% होगा, रुकेगा नहीं फिर वो। और तंत्रिका कोशिका में यह अवस्था नहीं होती तो कोशिका विभाजन नहीं होता। तो एक लाइन और लिखो नीचे नीचे, तंत्रिका कोशिकाओं में यह अवस्था नहीं होती, इसलिए इनमें विभाजन नहीं होता है। लिख लिया। और तो मेन यही है, विराम अवस्था में मेन संश्लेषण वाली अवस्था यही है, ये याद रखनी है आपको। इसको अंडरलाइन कर लो। फिर लिखो 3 नंबर, G2 अवस्था। द्वितीय वर्दी अवस्था। क्या बात होगी, लेट आते ही हाउला मचा दिया। द्वितीय वर्दी अवस्था G2, द्वितीय वर्दी अवस्था यानी G2। अब डीएनए का संश्लेषण होने के बाद फिर वापस कोशिका में एक बार और क्या होगी, वर्दी। इसी तरह से दोबारा फिर और वर्दी करके थोड़ा और क्या हो जाएगी, पहले थोड़ी सी वर्दी की मोटी होगी, फिर डीएनए का निर्माण करके डबल कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा वर्दी की और भी क्या होगी, मोटी होगी। इसका मतलब कोशिका क्या है, स्त्रीलिंग है ना, लेकिन मोटी होगी। लिखो G2 में लिख लो। हंस क्या रहे हो, सही है। तो हिंदी में आ भी सकता है, कोशिका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें लिखो यह G1 के समान ही, यह G1 के समान ही वर्दी अवस्था होती है। वर्दी अवस्था है तथा इसमें सेंट्रियोल का विभाजन, यानी सेंट्रियोल मतलब तारक काय बोलते हैं ना, सेंट्रियोल यानी तारक काय। वो अलग है, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल वो अलग था जिसमें सेंट्रोसोम में हमने उसमें लिखा था ना ये कि जीवाणु कोशिका में संवसन वाला, वो अलग था, वो अलग है। ये सेंट्रियोल यानी हिंदी में याद कर लो तारक काय। तारक वो अलग है, तारक केंद्र वो अलग है। ये सेंट्रियोल यानी तारक काय है। एक तो पूरी बॉडी होना, एक सेंटर होना, वो अलग अलग चीज है दोनों। तो तारक काय क्या लिखा है इसमें, तारक काय का विभाजन होकर दो भाग, तारक काय का विभाजन होकर, या लिखो तारक काय का विभाजन होकर दो पुत्री सेंट्रियोल या दो पुत्री तारक काय बन जाती हैं। तारक काय का विभाजन होकर दो पुत्री तारक काय यानी दो सेंट्रियोल्स हो जाती हैं। तो आप देखो याद रखने वाला क्या है, हम कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं, पता है ना, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन हमने 3 नाम लिखे हैं, असूत्री विभाजन, ए माइटोसिस
समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। और हमने कहा असूत्री विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है, जिसमें साथ साथ केंद्रक पुराने वाला वो आदिम केंद्रक भी दो भागों में टूट जाता, साथ में कोशिका दो भागों में टूटकर दो अलग अलग बन गई। उसमें किसी प्रकार के कोई स्टेप या चरण नहीं होते, यानी आड़ू तरीके से कोशिका दो भागों में टूट जाती है बस। और वो प्रोकैरियोटिक में। समसूत्री में लिखा यानी कोशिका में कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, जितने गुणसूत्र यानी मात्र कोशिका में उतने क्या होंगे, पुत्री कोशिका में रहेंगे। तो 46 नीचे बढ़ने वाले के अंदर भी क्या है 46 रहेंगे। और समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में या घाव वगैरह हो जाए, वृद्धि करने वाली, मरम्मत करने वाली, उन कोशिकाओं में क्या है समसूत्री विभाजन होता है। और फिर अर्धसूत्री में कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र क्या हो गए आधे। जब आपके पास कोशिका है उसमें गुणसूत्र 46 है, उससे दो बन गई तो कितने हो गए 23 हो जाएंगे, दोनों में आधे हो जाए गुणसूत्र, वो अर्धसूत्री विभाजन है। और फिर हमने स्टार्ट किया था समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन देने वाला कौन है, फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। फिर हमने कहा कि समसूत्री विभाजन कोशिका दो भागों में टूटेगी ना, उसमें 3 स्टेप होते हैं। और 3 स्टेप में पहला विराम अवस्था जिसको क्या बोलते हैं इंटरफेज, दूसरा केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस, और तीसरा कोशिका विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और पहला हमने लिखा है विराम अवस्था, कोशिका विराम अवस्था में यानी आराम करेगी, अपना आकार क्या करेगी बढ़ाएगी, आकार बढ़ाकर फिर एक भाग से क्या होगी दो भागों में टूटेगी या दो पार्ट में टूट जाएगी। उसके लिए विराम करेगी, तब उसमें कोशिका में 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। जब कोशिका क्या करेगी विराम करे, आराम करे, उसके अंदर ये 3 है। एक तो जीवन अवस्था, एक एस अवस्था और एक G2 अवस्था। जी मतलब ग्रोथ यानी वृद्धि, तो वृद्धि की पहली अवस्था या प्रथम वृद्धि अवस्था जीवन। G2 मतलब द्वितीय वृद्धि अवस्था, और एस मतलब सिंथेसिस यानी संश्लेषण वाली अवस्था, एस मतलब। अब जीवन में कोशिका आकार में क्या हो जाएगी बड़ी हो जाएगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी, कोशिका को बड़ा होने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का निर्माण करेगी, आरएनए का निर्माण करेगी, आकार में बड़ी हो जाएगी, वो प्रथम पहली वृद्धि वाली अवस्था। उसके बाद याद रखने वाला पॉइंट यही है संश्लेषण वाली अवस्था। और इस अवस्था में मुख्य रूप से क्या होता है कोशिका में डीएनए का संश्लेषण होता है, ये पॉइंट याद रखना है। वो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था के दौरान होता है, किस में होता है एस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण। डीएनए की मात्रा जस्ट क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी, कोशिका पहली थी उससे जस्ट दुगुना डीएनए हो जाएगा। कोशिका बड़ी हो रही है और डीएनए भी क्या हो गया दुगुना हो गया। और साथ में एस अवस्था पूरी हो जाएगी अगर कोशिका में, तो फिर कोशिका विभाजन निश्चित तौर पर होगा, रुकेगा नहीं। फिर जब तक ये एस अवस्था पूरी नहीं होगी ना तब तक कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। इसको चाहे आप काट के 2 कर दो, कोशिका विभाजित नहीं होगी। ये एस अवस्था पूरी होनी जरूरी है, और ये पूरी होते ही फिर कोशिका अपने आप 2 भागों में क्या हो जाएगी टूट जाएगी। और तंत्रिका कोशिका में ये अवस्था नहीं होती, इसलिए तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। जब ये नहीं होती इसको बोलते हैं G0, क्या बोलते हैं उस अवस्था में फिर तंत्रिका कोशिका में G0 अवस्था कहा जाता है उसको। और फिर G2 अवस्था, ये होने के बाद फिर G2 अवस्था कोशिका थोड़े आकार में और वृद्धि करेगी, थोड़ा सा और प्रोटीन वगैरह का संश्लेषण करेगी, और साथ में क्या होगा तारकाएं वो टूटकर एक से क्या हो जाएंगे 2, क्योंकि जब है ना कोशिका विभाजन होगा ना, और कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक है ना इसका विभाजन होता है, ये करेंगे इसके बाद, और इसका विभाजन इसमें गुणसूत्र जो है ना ये टूट कर आधे आधे होंगे, यूं आधे आधे होंगे ना, तो इनको इधर खींचने के लिए अब ये केंद्रक है ना यूं, इसको मैंने मान लिया केंद्रक है, तो यहां जैसे गुणसूत्र है ना ये इस तरह से, तो इनको इधर खींचने के लिए यहां पर एक सेंटर बन जाता है, इधर भी एक सेंटर यूं, और इन गुणसूत्रों को क्या है बांध लेता है यूं इस तरह, इधर भी क्या है बांध के खींचेगा, आधे इधर खींचेंगे आधे इधर, तो उनको तोड़कर आधे आधे ले जाएंगे यूं। तो ये जो सेंटर है इनको क्या बोलते हैं, अभी लिखा नाम तारके का सेंट्रियोल्स बोलते हैं। तो वैसे कोशिका में एक था, एक से क्या टूट कर 2, तो पीछे हमने लिखा है ना कि तारक काय का निर्माण केवल कोशिका विभाजन के दौरान ही होता है, तो ये एक भाग से क्या टूट कर 2 हो जाएंगे। तो ये कौन सी अवस्था में होता है G2 अवस्था में तारक काय 2 हो जाएंगे, जो गुणसूत्रों को
यानी दो अलग अलग सिरों पर कोशिकाओं पर ले जाने का काम करेंगी। तो ये G2 अवस्था। तो वृद्धि यानी विराम अवस्था वाली वृद्धि वाली अवस्था है ये मेन 3 चरणों में, और ये चरण आपको याद रखना है। उसके बाद सेकंड कौन सा है, जब कोशिका बड़ी होगी ना, बड़ी होने के बाद बीच में केंद्रक वाला भाग है, तो पहले केंद्रक टूटकर एक से क्या होंगे 2, इसलिए कोशिका विभाजन में कोशिका ना करिए तो केंद्रक टूटकर पहले एक से क्या होंगे 2 बनेंगे, ऐसे एक इधर अलग हो गया इधर अलग। उसके बाद फिर कोशिका विभाजन खांच के द्वारा होता है, खांच बढ़ती जाएगी और कोशिका एक से क्या हो जाएगी फिर 2 भागों में टूट जाएगी, तो वो कोशिका विभाजन है साइटोकाइनेसिस में खांच के द्वारा होगा वो। तो यहाँ केंद्रक का विभाजन होगा, अब वो किस में आएगा, या कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन में। अब यहां पर आपको 4 नाम याद रखने हैं, और अगर वो 4 नाम याद है तो आपको यहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो 4 कौन कौन से, एक तो प्रोफेज, इंग्लिश वाले नाम याद कर लो, हिंदी वाले नाम आपको याद है नहीं होंगे, और इंग्लिश वाले नाम है ना हिंदी में लिखे आते हैं, प्रो पैग नीचे लगा के, प्रोफेज है ना, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं केंद्रक विभाजन में होती है। तो अगला लिखो केंद्रक विभाजन, इसके नीचे एक लाइन लिख के फिर हम चारों के नाम लिखेंगे। गुणसूत्र मात्रा आदि जो होती है समसूत्री विभाजन में है ना, इन यानी जब केंद्रक विभाजन होगा वृद्धि वाली अवस्था ना, लिखा ना अभी डीएनए की मात्रा जस्ट क्या है दुगुनी हो जाती है, तो गुणसूत्र वाला भाग है वो दुगुना होता है, फिर आधा आधा हो जाएगा वापस 46 और 46। इसमें लिखो केंद्रक विभाजन, और इसमें लिखो इसके दौरान, इसके नीचे लिखो केंद्रक विभाजन में लिखो इसके दौरान, इसके दौरान केंद्रक, केंद्रक के अवयव यानी कंपोनेंट, केंद्रक के अवयव, इसके दौरान केंद्रक के अवयव टूटकर 2 भागों में बंट जाते हैं, केंद्रक के अवयव टूटकर 2 भागों में बंट जाते हैं। अब इसमें 4 नाम है, अब देखो एक बार मैं यहां लिख रहा हूं, केंद्रक विभाजन में 4 चरण होते, 4 नाम कौन कौन से, एक तो क्या है प्रोफेज, आप इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश का नाम है ये, आप लिख लेना अपने हिसाब से प्रोफेज। दूसरा क्या है मेटाफेज, और तीसरा क्या है एनाफेज, और चौथा कौन सा है टेलोफेज। यानी ये पी से, ये एम से, ये ए से और ये टी से, PMAT या PMT लिख के आगे बीच में ए लगा दो बस, है ना, PMT के बीच में क्या आ गया ए आ गया बस, PMAT। P मतलब प्रोफेज, ए मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज और टी मतलब टेलोफेज। अब इस प्रोफेज वाली घटना में क्या होगा वो एक पॉइंट याद रखना है, प्रोफेज केंद्रक विभाजन की पहली अवस्था है फर्स्ट, दूसरी ये, इसी क्रम में याद रखना, आपको क्रम चेंज नहीं करना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज में जो है ना, अब जैसे कोशिका यूं थी उसमें ये केंद्रक है, तो प्रोफेज में क्या होगा, सबसे पहले यहां जो क्रोमेटिन जाल जो था ना ये गुणसूत्र वाला, ये थोड़ा सा सघन हो जाएगा, यानी इसकी थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाएगी। पहले ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अब इसके तार जो पहले बिल्कुल बारीक बारीक थे ये जाल के, अब थोड़े क्या हो जाएंगे मोटे हो जाएंगे। सघन का मतलब मोटा हो जाना, तो थोड़े थोड़े तार क्या है, ये क्रोमेटिन जाल मोटा हो जाएगा, सघन हो जाएगा, जो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इनसे गुणसूत्रों का निर्माण शुरू हो जाएगा, गुणसूत्र बनने शुरू हो जाएंगे। और साथ में ये पॉइंट याद रखना, इसका मेन पॉइंट है प्रोफेज का, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होना शुरू हो जाती है, केंद्रक झिल्ली क्या है विलुप्त होना शुरू हो जाएगी। किसमें होगा ये प्रोफेज वाली घटना में, जिसमें लिखो पहले नीचे नंबर 1 फर्स्ट, पहला लिखो नंबर 1 प्रोफेज, प्रोफेज इसी के नीचे लिख लो, थोड़ा सा ना इसको इधर खिसका के लिख लो यूं, प्रोफेज, फिर यहां लिखना मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज, ऐसे लिख लो 4, अगर पूरे नहीं आ रहे तो।
या इस वाले में तो है ना कोशिका विभाजन में एक ही लाइन आएगी इधर बस। प्रोफेज, इसमें पहला पॉइंट लिखो फर्स्ट नंबर 1 पहला। तो प्रोफेज में क्या होगा, सबसे पहले क्रोमेटिन जाल क्या होगा, सघन हो जाता है। एक लाइन लिख लो, क्रोमेटिन जाल सघन होने लगता है। क्रोमेटिन जाल सघन होने लगता है। दूसरा पॉइंट सेकंड, केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगती है। इसको अंडरलाइन कर लो। केंद्रक झिल्ली विलुप्त होने लगती है। साथ में क्या है, क्रोमेटिन जाल सघन होगा तो क्या होगा, गुणसूत्रों का निर्माण भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। एक लाइन में लिखो, गुणसूत्रों का निर्माण शुरू। गुणसूत्रों का निर्माण शुरू। और जो तारककाय जो थे ना, इस वाले विभाजन में एक से क्या हो गए, दो बन गए थे। वो तारककाय क्या है, कोशिका के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर जाने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट। यहां से एक इधर जाना शुरू हो गए कि इस वाले भाग पर, और उनसे क्या है, किरणें निकलने स्टार्ट हो जाएगी। उनको बोलते हैं तारककाय किरणें या रश्मि विकिरणें या किरणें बोलते हैं। उसमें से किरणें से निकलने शुरू, जिससे क्या है फिर आगे गुणसूत्र जुड़ेंगे आके, तो उससे क्या किरणें निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक लाइन और लिख लो, सेंट्रियोल्स यानी तारककाय विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। तारककाय विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। तो प्रोफेज वाले में कोशिका के केंद्रक झिल्ली धीरे धीरे क्या है, लुप्त होना शुरू होगी। केंद्रक झिल्ली टूटेगी तभी तो बाहर कोशिका में अलग अलग दो भागों में आएंगे, केंद्रक झिल्ली टूटना शुरू होगी। दूसरा, क्रोमेटिन जाल जो पहले बिल्कुल बिल्कुल पतला पतले जाल थे, वो थोड़े क्या हो गए, मोटे हो गए। गुणसूत्रों का निर्माण क्या हो गया, शुरू, गुणसूत्र बनने शुरू हो गए। उसके बाद तीसरा, सेंट्रियोल्स जो बने थे शुरू वाली अवस्था में, वो क्या है, दो बने, वो एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर जाने क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। तो ये वाली घटना है ना। और मेन इसमें केंद्रक झिल्ली का विलुप्त होना कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है, प्रोफेज अवस्था में होता है। और क्रोमेटिन जाल का सघन होना, गुणसूत्रों का निर्माण होना किस अवस्था में होता है, प्रोफेज अवस्था में। अब प्रोफेज के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते गुणसूत्र लगभग बन जाएंगे पूरे। और गुणसूत्र बनने के बाद अब गुणसूत्र बन गए ना, तो क्या करेंगे, अब केंद्रक झिल्ली लुप्त हो गई। अब गुणसूत्र क्या, कोशिका के अंदर यहां आ गए। अब गुणसूत्र जो है ना सारे, ये गुणसूत्र क्या करेंगे, इस तरह से यूं कोशिका के बीच में जो है ना, यूं एक प्लेट की तरह यूं बीच में यहां व्यवस्थित हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट या पट्टी कहते हैं। इस तरह से इसके ऊपर बीच में लग जाएंगे वहां के सारे इस तरह से। और यहां क्या थे, सेंट्रियोल्स यानी तारककाय, इनसे निकली यूं ये किरणें, वो इन गुणसूत्रों से क्या होगी, जुड़ जाएगी ऐसे। और गुणसूत्र आपको गहरे और मोटे हो जाएंगे, आपको दिखना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये कि कोशिका विभाजन के दौरान, ये कहते हैं कि गुणसूत्रों का अध्ययन कोशिका विभाजन की किस अवस्था में किया जाता है। अगर आपको गुणसूत्रों की स्टडी करनी है ना, तो कोशिका विभाजन किस अवस्था को चुनोगे आप, मेटाफेज अवस्था को। मेटाफेज में आपको गुणसूत्र बिल्कुल क्या साफ दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेटाफेज अवस्था को गुणसूत्रों का अध्ययन के लिए चुना जाता है। तो यहां पट्टी के रूप में क्या हो गए, व्यवस्थित, या कह देंगे कि गुणसूत्र एक बीच में एक पट्टी के रूप में व्यवस्थित किस अवस्था में होते हैं, मेटाफेज में। और सेंट्रियोल के साथ जुड़ने वाली घटना भी कहां होती है, मेटाफेज में। इस प्रकार से व्यवस्थित हो गया। अभी ये कौन सी है, मेटाफेज। फिर एनाफेज में यहां से टूटेंगे ये, आधा इधर आधा इधर,
तो गुणसूत्र जो है ना वो क्या टूटकर विपरीत ध्रुवों की तरफ क्या होंगे, जाना स्टार्ट हो जाएंगी, चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आधे इधर और आधे इधर आ जाएंगी। तो दो सिरों पर अलग अलग दो भागों में गुणसूत्र बंट जाएंगी। वो किस में आएगा फिर, एनाफेज में। और लास्ट में फिर आधे गुणसूत्र यहां आगे आधे इधर आगे। अब इन गुणसूत्रों के चारों तरफ के वापस क्या है, केंद्रक झिल्ली क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी। इधर भी क्या है, केंद्रक झिल्ली बनना स्टार्ट हो जाएगी, दो अलग अलग केंद्रक बन जाएंगी। और साथ में गुणसूत्र है वापस धीरे क्या हो जाएंगे, सघन से वापस क्या हो जाएंगे, पतले होते चले जाएंगे, वापस क्रोमेटिन जाल का निर्माण कर लेंगे। अब देखो पहले वाली अवस्था में क्रोमेटिन जाल से गुणसूत्र बने, केंद्रक झिल्ली लुप्त हुई। इसमें क्या हो रहा है, केंद्रक झिल्ली वापस से बन रही है और गुणसूत्र से वापस क्या बन रहा है, क्रोमेटिन जाल बन रहा है। इसका मतलब इसके उल्टी क्रिया किसमें हो रही है, टेलोफेज में। तो टेलोफेज को क्या बोलते हैं, प्रोफेज की रिवर्स या विपरीत अवस्था भी कहा जाता, किसको, टेलोफेज में। ये चार घटनाएं हैं और इन चार घटनाओं के दौरान पूरी तरह से केंद्रक एक भाग से क्या हो जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। तो केंद्रक का विभाजन होना इन चार अवस्थाओं में होता है। फिर लिखो दूसरा, लिखो सेकंड मेटाफेज। प्रोफेज के बाद लिखो मेटाफेज। अब इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, दो बात लिख लो। और इसमें लिखो मेटाफेज लिख लो, और इसमें लिखना मेटाफेज में गुणसूत्र कोशिका के मध्य में, गुणसूत्र कोशिका के मध्य में एक प्लेट के रूप में, एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित हो जाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है, जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट इसी के नीचे, इसी में मेटाफेज में गुणसूत्र, गुणसूत्र गहरे व मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र गहरे व मोटे हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं, और दिखाई देने लगते हैं। फिर नीचे लिखो नोट लगा के, ये जो पॉइंट आपको याद करना वो लिख लो, और लिखो गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। ये पॉइंट याद रखना आपको, गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्रों का अध्ययन मेटाफेज अवस्था में किया जाता है। और तीसरा, गुणसूत्र किसके साथ जुड़ गए, सेंट्रियोल्स यानी तारक काय के साथ जुड़ना क्या हो गए, स्टार्ट हो गए, इसके साथ जुड़ गए। ये एक लाइन और लिख लो, गुणसूत्र तारक काय के साथ जुड़ जाते हैं। गुणसूत्र तारक काय के साथ जुड़ जाते हैं। ये क्या है, मेटाफेज। तो मेटाफेज में याद रखने वाला पॉइंट एक ही है, गुणसूत्र कोशिका के बीच में एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित होने वाली घटना किसमें होती है, और गुणसूत्रों का अध्ययन करने के लिए कौन सी अवस्था उपयुक्त है, मेटाफेज। बस दो याद रखनी है आपको। उसके बाद लिखो एनाफेज, तीसरा एनाफेज। एनाफेज, और एनाफेज में क्या होंगे, गुणसूत्र टूटकर क्या है, विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं और इस अवस्था के अंत तक विपरीत ध्रुवों पर पहुंचे जाते हैं। तो एक पॉइंट लिख लो, एनाफेज में गुणसूत्र टूटकर विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं।
और अंत में विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं, वह अंत तक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। बस। तो गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करना किस अवस्था में होता है? एनाफेज में। और लास्ट लिखो चौथा टेलोफेज। और टेलोफेज में क्या होगा? प्रोफेज का जस्ट उल्टा। तो क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स प्रोफेज भी कहा जाता है। पहला पॉइंट ये लिख लो, इसे रिवर्स प्रोफेज कहा जाता है। रिवर्स प्रोफेज मतलब प्रोफेज की उल्टी अवस्था, इसके जस्ट विपरीत। इसका मतलब प्रोफेज वाली घटनाएं उल्टी कर दो आप, बस लिख लोगे। बताओ क्या लिखोगे? पहला, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होना, लिख लो। केंद्रक झिल्ली बनने लगती है, केंद्रक झिल्ली बनने लगती है। दूसरा पॉइंट, गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल में परिवर्तित होने लगते हैं। गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल में परिवर्तित होने लगते हैं और सेंट्रियोल वापस लुप्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो समसूत्री में याद रखने वाले पॉइंट देखो 5-4 ही है जो आपको याद रखने। समसूत्री में विराम अवस्था में तो याद रखना आपको एस अवस्था, संश्लेषण अवस्था जहां पर क्या होता है? डीएनए का निर्माण। और ये अवस्था पूरी होगी तो कोशिका विभाजन होगा, ये नहीं होगी तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। तंत्रिका कोशिका में यह अवस्था नहीं होती, इसलिए उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। और फिर केंद्रक को 2 भागों में तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए 4 चरण है और चारों में एक एक 2-2 पॉइंट याद रखने। प्रोफेज में पहले क्रोमेटिन जाल का सघन होना, उससे गुणसूत्र बनना, फिर केंद्रक झिल्ली का लुप्त हो जाना, और फिर मेटाफेज में गुणसूत्र मोटे और बड़े हो जाएंगे। तो आपको दिखना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट। इसलिए गुणसूत्रों का जन्म मेटाफेज अवस्था में करते हैं। और सभी गुणसूत्र क्या है? कोशिका के बीच में एक लाइन में, इन दोनों क्या लाइन लगा खड़े हो जाएंगे, बीच में एक पट्टी की तरह लाइन लगा ले, पट्टी बन जाएगी गुणसूत्र। उसको बोलते मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। और फिर एनाफेज में क्या होंगे? और मेटाफेज में साथ में क्या? तारक का ये भी क्या हो गए? इनके साथ जुड़ गए। फिर एनाफेज में टूटेंगे, टूटकर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगते हैं। लास्ट में क्या पहुंच जाएंगे? इधर, और आधे इधर पहुंच जाएंगे। उसके बाद टेलोफेज में ये वापस प्रोफेज के उल्टा, आधे इधर आगे आधे इधर आगे। उसके बाद इनके चारों तरफ क्या है? केंद्रक झिल्ली बनना क्या हो जाएगी? स्टार्ट। केंद्रक झिल्ली बनना स्टार्ट। दूसरा, गुणसूत्र जो मोटे मोटे थे वापस क्या हो जाएंगे? बिल्कुल क्या धागे की तरह है, क्रोमेटिन जाल में वापस क्या हो जाएंगे? परिवर्तित। पूरा वापस केंद्रक तैयार हो गया पहले की तरह। तो यहां तक केंद्रक का विभाजन हो गया। तो यानी आपके पास अब ये हो गया, कोशिका ऐसे इसमें इस तरह से हो गया, ये केंद्रक वाला भाग इस तरह से। अब इस कोशिका को 2 भागों में तोड़ना है, तो क्या करेंगे? यानी इसको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो तीसरा पॉइंट कौन सा? कोशिका विभाजन। और इस दौरान क्या होता है? कोशिका द्रव्य का 2 भागों में क्या होता है? विभाजन। और यह क्रिया जंतु कोशिकाओं में खांच निर्माण के दौरान होती है, यानी खांच बनेंगे इस तरह से बीच में एक, इस तरह से। और ये धीरे धीरे क्या है? एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएगी? ये मिल जाएगी ऐसे, और मिलकर एक कोशिका से क्या बन जाएगी? 2 बन जाएगी। और लेकिन पादप कोशिका में जो है ना, कोशिका द्रव्य का विभाजन बीच में क्या है? एक कोशिका पट्टी बनने के दौरान होता है। यहां पर क्या है कि
इस तरह से सेल्यूलोज की पट्टी बनेगी। पट्टी बनने से क्या है, एक कोशिका से क्या बन जाएगी, दो कोशिका। तो एक पॉइंट याद रखना है, जंतु कोशिका में खांच निर्माण के द्वारा कोशिका द्रव्य का दो भागों में टूटना, और पादप कोशिका में क्या है, कोशिका पट्टी का निर्माण करके कोशिका को दो भागों में क्या करता है, तोड़ता है। किसमें, इस कोशिका विभाजन तीसरी वाली अवस्था में। इसके नीचे दो ही लाइन लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनेसिस। ये नाम आता बहुत बार लिखा हुआ, साइटोकाइनेसिस। इसमें लिखना जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका खांच बनने से होता है। कोशिका खांच यानी एक खांच को क्या बोलोगे, कोशिका खांच, या एक बार लिख लो खांच, देख लेंगे बाद में इसको, है कोशिका खांच बनने से होता है। जबकि पादप कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका पट्टी बनने से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका पट्टी बनने से कोशिका विभाजन होता है। और यह समसूत्री विभाजन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस विभाजन से कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान बनी रहती है, और आनुवंशिक गुणों के वहन का कार्य भी होता है इसी समसूत्री विभाजन से। एक नीचे अलग से लिख लो, ये विभाजन पूरा हो गया, समसूत्री वाला पूरा हो गया। ये कोशिका बड़ी होना, केंद्रक का दो भागों में टूटना, फिर कोशिका द्रव्य का दो भागों में टूटकर दो कोशिकाओं का निर्माण कर लेना। इसके नीचे अलग से लिख लो, अलग से एक पॉइंट, ये टेबल पूरी होगी। इसके बाद अलग से लिखो, और इसमें लिखो समसूत्री विभाजन से, समसूत्री विभाजन से कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। गुणसूत्रों की संख्या, समसूत्री विभाजन से कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है। गुणसूत्र सब कोशिकाओं में बिल्कुल समान रहेंगे शरीर में। और एक लाइन और लिख लो, आनुवंशिक गुणों के वहन का कार्य भी करती है। आनुवंशिक गुणों के वहन का कार्य होता है, यानी आनुवंशिक गुण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएंगी। ये तो है समसूत्री विभाजन। और एक लाइन और लिख लो, वर्दी मरम्मत, एक लाइन और लिखो, वर्दी मरम्मत घावों को भरने, वर्दी मरम्मत व घावों को भरने के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। अब देखो, एक समसूत्री विभाजन से एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती है, दो। एक टूटेगी क्या बना देगी, दो। और संख्या जो है ना, ऐसे 50 विभाजन हो तो 51, 100 हो तो 101, वो अलग है। लेकिन इसके बाद हम पढ़ रहे अर्धसूत्री, और अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आदि जस्ट क्या हो जाएगी,
आधी रह जाएगी, 46 से क्या होगी 23 हो जाएगी। अब अर्धसूत्रीय विभाजन जो है ना, जिसको बोलते हैं मियोसिस, इस अर्धसूत्रीय विभाजन को हम मेन दो भागों में बांटते हैं और कहते हैं कि एक अर्धसूत्रीय विभाजन होना, उस दौरान 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये जनन कोशिकाओं में होता है ना। जैसे आप पढ़ते हो कि एक अगर अर्धसूत्रीय विभाजन हो तो एक के साथ में क्या है 4 शुक्राणु बनते हैं, वैसे क्या है 4 क्या बनते हैं अंडाणु, उसमें एक मुख्य और 3 क्या है उसके वृद्धि या विकास में काम में आते, लेकिन कोशिका तो क्या बनती है 4 ही बनती है। तो एक अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 कोशिकाएं बनती है और एक समसूत्रीय विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती है। अब 4 कैसे बनेगी, अर्धसूत्रीय विभाजन जो है ना ये 2 प्रकार से होता है, जिसको अर्धसूत्रीय विभाजन पहला फर्स्ट और सेकंड बोलेंगे। अब फर्स्ट वाले में अंदर क्या होगा, एक कोशिका से 2 बनेगी, लेकिन जब 1 से 2 बनेगी ना तब गुणसूत्रों की संख्या 46 से क्या हो जाएंगी 23 और 23 हो जाएंगी। तो गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाएगी पहले वाले विभाजन में 23 कोशिका 2 बन जाएगी। उसके बाद 23 वाले जो है ना उसमें फिर एक विभाजन और होगा इस तरह से, देखो कोशिका है ये, इसमें कितने गुणसूत्र है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46 होती है, लिखा है पीछे हमने। तो 46 इसमें पहला अर्धसूत्रीय विभाजन होगा ना, यूं 2 कोशिका बनेगी ऐसे। तो समसूत्री में क्या हुआ, यहां 46 यहां भी क्या थे 46 रहे, लेकिन अब यहां कितने हो जाएंगे 23 और यहां भी 23। ये तो पहला है फर्स्ट मियोसिस या पहला अर्धसूत्रीय विभाजन। उसके बाद फिर एक और होगा और एक और होगा ना, इससे भी 2 कोशिकाएं और इससे भी क्या बनेगी 2 कोशिकाएं। लेकिन अब यहां पर ऐसे मत कर देना गुणसूत्र 11.5 ऐसे कितने हो जाएंगे, यहां भी कितने रहेंगे 23 और यहां भी क्या रहेंगे 23, यहां भी और यहां पर भी। तो ये कौन सा है दूसरा मियोसिस या दूसरा अर्धसूत्री। इसका मतलब पहला अर्धसूत्री विभाजन ये अलग है बस, दूसरा जो है ना ये तो समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है दूसरा, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम एज इट इज समसूत्री है, कोई चेंज नहीं करना, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना। मेन हमें पढ़ना कौन सा अर्धसूत्री यानी मियोसिस, और इसके अंदर प्रोफेज वाली अवस्था ना वो सबसे लंबी होती है। अब लिखा ना पीछे प्रोफेज के अंदर झिल्ली का विलुप्त होना, क्रोमेटिन जाल का सघन होना, गुणसूत्र बनना, ये लिखा ना हमने, तो वो किसमें है प्रोफेज में। तो यहां इसमें प्रोफेज अवस्था लंबी होती है और इस दौरान प्रोफेज के अंदर अलग 2-3 अवस्थाएं और है, जिसमें से एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि जीन विनिमय की घटना, क्रॉसिंग ओवर की घटना कोशिका विभाजन की किस अवस्था के दौरान होता है, या काइज्मा का निर्माण, उस दौरान गुणसूत्र क्या है एक्स आकार के दिखने स्टार्ट हो जाएं, एक्स जैसे, उसको बोलते हैं काइज्मा। तो काइज्मा का निर्माण किस अवस्था के दौरान होता है, 2-3 पॉइंट है मेन जो आपको याद करने, तो वो घटनाएं इस फर्स्ट वाले के अंदर होगी और किस अवस्था में होगी वो अवस्था में याद रखनी है कौन सी, 2-3 नाम है वो याद करने। तो इसमें 2 है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अगला लिखो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। और ये कितने प्रकार का है, ये 2 प्रकार का है। पहले तो खोजकर्ता कौन है स्ट्रॉसबर्गर, इसका नाम पहले भी आया था कहीं, आया था ना, कहा आया था दूसरे पन्ने में है, कहा आया था गुणसूत्र के खोज वाले पार्ट में। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर भी आया था ये, है ना। तो यहां अर्धसूत्री विभाजन के खोज करता है स्ट्रॉसबर्गर, नाम है ना मियोसिस, नाम मियोसिस, ये जो नाम है ना ये नाम किसके द्वारा दिया गया, फार्मर एंड मुर्रे, फार्मर व मुर्रे के द्वारा दिया गया। ये मियोसिस शब्द जो है ना
ये फार्मर व मुर्रे ने दिया है। खोजकर्ता कौन है? यानी सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन को देखने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? स्ट्रॉसबर्गर। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी? आदि। ये हमने पीछे लिख लिया है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहे कितनी बार लिखा दो उतनी चाव से लिखोगे। अगर इसमें दो प्रकार है इसके, सेकंड वाला प्रकार है ना, इसके यहां नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे समसूत्री विभाजन के समान, कुछ याद नहीं करना। इस वाले पॉइंट को नाम लिखना सिर्फ। इस वाले कहने का मतलब इस वाला स्पेस जो है ना, ये इसको आप इस वाले में काम में ले सकते हो। इसमें दो प्रकार है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, और एक है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड या मियोसिस सेकंड। या मियोसिस सेकंड। अब इसके अंदर वापस वही चारों अवस्थाएं प्रोफेज, लेकिन इसके अंदर वही चारों अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। ये चार नाम याद करने पड़ेंगे आपको, है ना, PMAT, है ना, ये याद रखो। इसमें सबके आगे फर्स्ट लगा देंगे, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। और यहां लगा देंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, सेकंड है ना ये, तो सबके सेकंड लगा देंगे बस। और ये सेम बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान। तो इस फर्स्ट वाले के दौरान क्या होगा? क्या रह जाएंगे? गुणसूत्र कितना रह जाएंगे? आधे हो जाएंगे यहां। तो इसके नीचे लिखो, इस अवस्था के दौरान, यानी किसमें? मियोसिस फर्स्ट। इसके नीचे लिखो, इस अवस्था के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी हो जाती है। और इसमें फर्स्ट लिखो पहली अवस्था, यही याद रखनी है पहली बस। अर्धसूत्री विभाजन में याद रखने वाला पॉइंट ये पहला ही है, बस ये याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, सेम वही क्रियाएं होंगी, है ना, सेम पहले वाली क्रियाएं वो। अब केंद्रक झिल्ली का विलुप्त होना, है ना, गुणसूत्रों का यानी क्रोमेटिन जाल का गुणसूत्र के रूप में सघन हो जाना, गुणसूत्रों का निर्माण कर लेना, वो प्रोफेज फर्स्ट में। और ये प्रोफेज फर्स्ट है ना, इसको 5 अवस्थाओं में बांटते हैं। कितने में? 5। अब ये 5 नाम याद रखने, कैसे करेंगे देखो, वो देखो, एक लाइन लिख लो, प्रोफेज फर्स्ट, और आगे लिखो, इसे निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। 5 अवस्थाएं, निम्न 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पांच अवस्थाओं में बांटा जाता है। अब 5 कौन सी है? ले जा, पवने, दीदी ने, है ना, क्या है? ले जा पवने दीदी ने। अब देखो कैसी है 5, 5 कौन कौन सी है? पहला ले मतलब लेप्टोटीन, लेप्टोटीन अवस्था। दूसरी कौन सी है? जा मतलब जाइगोटीन। ये नाम याद करने जरूरी है, टी छोटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, जाइगोटीन। तीसरा पेकाइटिन, पवन पेकाइटिन। चौथा 2 डी है, डी डी, है ना, तो डिप्लोटिन। और 5वां डाइकाइनेसिस। ये 5 नाम याद रखने हैं। अब किस में
अब होगी तो वही क्रियाएं प्रोफेज में, केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना, है ना, और क्रोमेटिन जाल का गुणसूत्र के रूप में हो जाना, गुणसूत्र बन जाना, उनका आपस में आदान प्रदान होना जीन का, वो सारा घटनाएं सारे इस प्रोफेज में होगा, और ये सारी इन पांचों अवस्थाओं में। फिर हमें यहां पर 2 पॉइंट याद रखने हैं, क्रॉसिंग ओवर और एक काइजमा का निर्माण इन पांचों अवस्थाओं में किसमें। तो ये सारी घटनाएं इन 5 के अंदर होगी। पहले वाले में क्या होगी, इसमें क्या, फिर इसमें क्या, इसमें क्या और इसमें क्या। बस मेन यही है, बस सबसे अर्धसूत्री विभाजन का मेन पॉइंट यही है। इसी में आपको 2-3 पॉइंट याद करने हैं बस, बाकी भी नीचे वाले वही चलते जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना और कुछ याद भी नहीं करना आपको। ये 5 याद रखनी है, प्रोफेज की 5 अवस्थाएं, है ना, ये 5 नाम याद रखने, कर लोगे ना ये। और फर्स्ट लिखो, पहला नंबर ए लिखो लेप्टोटीन, अलग से लिख लेना, ये याद करने का तरीका जैसे भी आप अपने हिसाब से कर लेना चाहिए। लेप्टोटीन, अब लेप्टोटीन में गुणसूत्र थोड़े मोटे हो गए, और गुणसूत्र क्या है, गुलदस्ते के समान दिखने लगते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था। क्या बोलते हैं इसको, गुलदस्ता अवस्था। एक लाइन लिख लो, गुणसूत्र गुलदस्ते के समान। लेप्टोटीन में एक लाइन लिखनी है, गुणसूत्र गुलदस्ते के समान, इसलिए इसे गुलदस्ता अवस्था भी कहा जाता है। लिख लिया, फिर लिखो जाइगोटीन, दूसरा जाइगोटीन, और जाइगोटीन में है ना गुणसूत्र बाइवेलेंट हो जाते हैं, मतलब इस तरह से यूं दो दिखने लगते हैं इस तरह से। तो गुणसूत्रों का द्विसंयोजी होना किसमें होता है, जाइगोटीन में। एक लाइन लिख लो, गुणसूत्र द्विसंयोजी हो जाते हैं, बाइवेलेंट गुणसूत्र द्विसंयोजी हो जाते हैं। तीसरा पेकाइटिन, पेकाइटिन, और पेकाइटिन में है ना गुणसूत्र का ये जो भाग है ना, ये ऐसे फलक वाला भाग, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिड। लिखा है ना पीछे, ये सेंट्रोमियर, फिर ये क्रोमेटिड। क्रोमेटिड वाले भाग है ना, ये एक दूसरे के साथ यू मिलकर और साथ क्या करेंगे, जीन का क्या करेंगे, आदान प्रदान करते हैं। तो इसको बोलते हैं जीन विनिमय, एक्सचेंज होना। तो इसको जीन विनिमय वाली घटना कहां होती है, और ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये इस पेकाइटिन का, जीन विनिमय घटना कहां होती है, पेकाइटिन वाली अवस्था में होती है। तो इसमें एक लाइन लिखो पहले, और इसमें लिखो, इस अवस्था में क्रोमेटिड आपस में क्रोमेटिड आपस में जीन का आदान प्रदान करते हैं। जीन का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात जीन विनिमय की घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर। ये लाइन लिख लो और यही आपको याद रखना है। इसके बाद डिप्लोटीन, और डिप्लोटीन में गुणसूत्र जो है ना वो एक्स आकार के दिखने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे एक्स आकार के, जिसको बोलते हैं काइजमा। काइजमा का निर्माण होना ये कहां होता है, डिप्लोटीन वाली अवस्था में। तो इसमें लिखो डिप्लोटीन, और इसमें लिखो गुणसूत्र एक्स आकार के, गुणसूत्र एक्स आकार के हो जाते हैं, अर्थात काइजमा का निर्माण होता है।
काइज्मा का निर्माण होता है। काइज्मा का निर्माण होता है। और इसके अलावा डिप्लोटीन के अंदर गुणसूत्र जो है ना वो विपरीत ध्रुवों की तरफ आते इधर 23 इधर जाने शुरू हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टर्मिनाइजेशन, यानी उपांति भवन। हिंदी में क्या बोलते हैं? उपांति भवन की क्रिया होती है। टर्मिनाइजेशन या उपांति भवन की क्रिया मतलब गुणसूत्रों का विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना, यानी टर्मिनेट होना। इसमें एक लाइन वो लिख लो, इसमें डिप्लोटीन में वो लिखो गुणसूत्र एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं, अर्थात उपांति भवन की क्रिया होती है। उपांति भवन की क्रिया होती है। लास्ट पांचवा डाइकाइनेसिस। अब सारे काम कहां हो रहे हैं? ये केंद्रक में हो रहे हैं। केंद्र के अलग अलग दो भागों में, कोशिका में नहीं चल गई है, कोशिका तो अलग है, केंद्र के अंदर चल रही है। केंद्र के अंदर गुणसूत्र आधे हो गए अलग अलग यूं। उसके बाद फिर आगे मेटाफेज में चलने शुरू हो जाएंगे कोशिका के बाहर की तरफ यूं। तो इस लास्ट वाले है ना डाइकाइनेसिस, इसमें क्या है? केंद्रक व केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। अब गुणसूत्र अलग अलग दो भागों में बंटे हुए हैं, फिर वो चलना स्टार्ट होंगे किधर? विपरीत ध्रुवों की तरफ। तो यहां तक तो केंद्रक के अंदर ही है वो। अब लास्ट वाली स्टेज है ना डाइकाइनेसिस, इसमें क्या होगा? कहां क्या होगा इसके अंदर? केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना। तो एक लाइन लिख लो, केंद्रक व केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना। केंद्रक व केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना। अब इसके अलावा फिर आगे इनमें आगे लिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज ये सॉरी एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। कोई चेंज नहीं है, इसकी तरह चलेगा। अब इसमें आगे लिखने की आवश्यकता नहीं, चार सिर्फ नाम लिख लो बस ये मेन यही होता है। यहां तक गुणसूत्र क्या हो गया? आधे आधे हो गए। तो अर्धसूत्रीय विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाना। और अर्धसूत्रीय विभाजन दो स्टेप या दो भागों में होगा, पहला और दूसरा। अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट के अंदर गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? आधे होंगे। 46 से क्या हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। अब 23 होने के लिए फिर ये चार अवस्थाएं, पहले समसूत्री विभाजन वाली उसी तरह से पहला विभाजन है तो आगे सब के आगे मैंने फर्स्ट लगा दिया बस। अब प्रोफेज है, यही मेन अवस्था है। इसी दौरान क्या होता है? गुणसूत्र 46 एक जगह है ना, उनका आधे आधे भागों में टूटना इस प्रोफेज में होता है। और केंद्रक झिल्ली वापस वही सिस्टम है, केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना। और वहां पर यहां होगा क्या? इसके अलग अलग 5 अवस्थाएं हैं। पहला लेप्टोटीन, क्या होता है लेप्टोटीन में बताओ? गुणसूत्रों का लेप्टोटीन में क्या लिखा है? लेप्टोटीन में क्या लिखा है? एक एक बोलो, सारे एक साथ बोल रहे हो। हाँ, और जाइगोटीन में बाइवेलेंट वाला। और पेकाइटिन ये मेन है, सबसे ध्यान रखना। सबसे मेन यही घटना है, क्रॉसिंग ओवर की घटना पेकाइटिन में। डिप्लोटिन में काइज्मा बनना। ये 2 पॉइंट तो याद रखने ही है, क्रॉसिंग ओवर और काइज्मा का निर्माण। क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? पेकाइटिन में। काइज्मा यानी मतलब गुणसूत्र एक्स की तरह दिखना किसमें होता है? डिप्लोटिन में। और फिर डाइकाइनेसिस वही केंद्र केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना। मतलब कहने का मतलब है
इस पूरे चरण के दौरान कोशिका में जो केंद्रक है ना, उस केंद्रक में जो गुणसूत्र वो आधे आधे हो जाएंगे, दो भागों में बंट जाएंगे, और फिर केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। इस तरह से कि जैसे ये कोशिका थी, इसके अंदर ये केंद्रक था, तो आधे आधे हो गए यूं गुणसूत्र। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ये केंद्रक झिल्ली क्या हो जाएगी, लुप्त हो गई। अब ये आधे आधे 23 और 23 हो गए। अब फिर वापस प्रोफेज के बाद क्या आएगा, मेटाफेज। फिर ये इधर चलने स्टार्ट हो गए यूं, इस तरह से ये इधर चलने स्टार्ट हो गए। फिर एनाफेज में लास्ट में यहां पहुंच जाएंगे, इधर लास्ट में टेलोफेज में वापस यहां के अंदर क्या होगी, झिल्ली बनना स्टार्ट होगी, दो हो गए। फिर कोशिका का क्या हो जाएगा, विभाजन। तो अब पहले समसूत्री में तो 46 थे, अब क्या हो गए, 23 हो गए बस। तो फर्स्ट में आधे गुणसूत्र हो जाएंगे, सेकंड वाले में द्वितीय यह सेम वही रहेगा, प्रोफेज फर्स्ट सेकंड मेटाफेज सब में सेकंड लग जाएगा आगे, और सब कुछ समसूत्री विभाजन के समान। अब यहां 23 बने हैं ना दो, उनमें फिर आगे और विभाजन होगा, और कितने रहेंगे, 23 ही रहेंगे सब में। लेकिन कोशिका क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी, 2 से क्या बन जाएगी, अब 4 बन जाएगी यहां कोशिका यहां तक। इसमें एक लाइन लिख लो बस, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखना है, 4 तो नाम लिख लो आप इसमें। प्रोफेज सेकंड, सिर्फ अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में 4 नाम लिख लो। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। लिख लिया? और एक लाइन लिख लो, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। इसमें लिखना है अर्धसूत्री सेकंड में, यह समसूत्री विभाजन के समान होता है। के समान होता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसमें क्या रहेगी, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। ये तो है अर्धसूत्री विभाजन, है ना। और नीचे फिर अलग से लिख लो एक लाइन, एक समसूत्री विभाजन से एक समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं प्राप्त होती है, जबकि एक समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं प्राप्त होती है, जबकि एक अर्धसूत्री विभाजन से एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी बनेगी, 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। इस तरह से अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये 23 और ये 23, ये क्या है, अर्धसूत्री फर्स्ट। फिर आगे वाला सेकंड होगा, सेकंड में क्या रहेंगे, फिर 23 रहेंगे। ये क्या है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फर्स्ट में गुणसूत्र आधे होते हैं, इसको डिडक्टिव यानी डिवीजन बोलते हैं, या
हास्य यानी कम करने वाला विभाजन कहते हैं फर्स्ट। दूसरे वाला ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है? समसूत्री के समान है। ये क्या है? समसूत्री के समान है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में क्या होता है? एक एक पॉइंट याद रखनी है वो। फिर अर्धसूत्री में ये 5 अवस्था याद रखनी है आपको, है ना? कौन कौन सी? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। अब किस किस में क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? पेकाइटिन में। काइज्मा कहां बनता है? डिप्लोटिन में। बाइवेलेंट गुणसूत्र किस में होते हैं? जाइगोटिन वाले में। टेट्रावेलेंट जाइगोटिन का अगला कौन सा है? पेकाइटिन वाला, उसमें टेट्रावेलेंट होते हैं। 4 बन जाएंगे इसे, 2 इधर 2 इधर, बीच में सेंट्रोमियर वाला भाग। ये थोड़ा सा याद रखना है, समसूत्री और अर्धसूत्री। फिर छोटा सा इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लो। और पीछे है ना, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक प्रश्न आया था ये कि कौन कौन से गुणसूत्रों के मिलने से पुत्र और पुत्री का निर्माण होता है? ये है ना, नर और एक क्या है? मादा। 44 गुणसूत्र है ना, 44, इनको क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र। कायिक है ये, याद रखना। ये है ना, कायिक गुणसूत्र। और 2 बच गए ना, कौन कौन से? एक्स एक्स और एक्स वाई। इस तरह से ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ये महिला में और ये पुरुष में। इनको क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। तो लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 2 या 1 जोड़ी बोल दो। 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, या टोटल कितने? 2 होते हैं। अब नर है, नर में क्या लिखते हैं ऐसे? 44 एक्स, ये वाई। प्लस कर लो तो एक ही बात है ना। और इस मादा में क्या लिखेंगे? 44 एक्स एक्स ऐसे। और अब देखो, आपको पता है जननांगों में या जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसका मतलब शुक्राणु या अंडाणु बने उस दौरान ये क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। तो आधे होंगे ना, इस तरह से यूं। तो 22 एक्स और 22, तो यहां पर पुरुष में 2 प्रकार के बनते शुक्राणु, 22 एक्स और 22 वाई वाला। और महिला में अंडाणु सारे एक जैसे रहते हैं, 22 एक्स, दूसरा कौन सा है? 22 एक्स। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा शुक्राणु या अंडाणु एक दूसरे के साथ मिले। अगर ये मिल रहा है ऐसे, तो क्या हो गया? टोटल क्या हो गया? 44 एक्स एक्स। और 44 एक्स एक्स किसका है? मादा का। तो बनने वाला क्या बनेगा? पुत्री बनेगी। महिला कैसे बनेगी? क्या होगी? पुत्री का निर्माण। ये पुत्री है ये। अगर इस 22 एक्स को इस 22 एक्स से मिला दें, तब भी क्या हो गया? 44 एक्स एक्स, 22 और 22 कितना हो गया? तो यहां भी क्या बनेगी? पुत्री। अब इस 22 वाई को ले लें, 2 बार इनके साथ मिलाएं, 22 वाई और 22 एक्स, क्या हो गया? 44 एक्स और वाई। अब यहां पर क्या हो गया? पुत्र। और ये इससे मिले तो 44 एक्स वाई, यहां भी क्या बन गया? ये पुत्र। अगर ऐसे काटना कुटना नहीं हो ना, तो आप ऐसे चक्कर बोर्ड विधि से बना सकते हैं, ऐसे इस तरह से। इधर जैसे लिख दिया 22 एक्स महिला, पुरुष 22 एक्स 22 वाई, इनको मिला दो ऐसे 44 एक्स एक्स, फिर यहां 44 एक्स एक्स, फिर यहां 44 एक्स वाई, फिर यहां 44 एक्स वाई। ये तो क्या हो गए? पुत्र। और ये क्या होगी? दोनों पुत्री। इसका मतलब
पुत्र या पुत्री होने की संभावना क्या है? 50-50% रहती है। 50% पुत्री, 50 क्या है? पुत्र। अब देखो महिला में तो सारे गुणसूत्र सेम ही है, एक्स एक्स ही है, चाहे ये मिले चाहे ये मिले। पुरुष में क्या है? यहां थोड़ी भिन्नता है, ये 22x मिले या 22y। इसका मतलब पुत्र या पुत्री होना किस पर निर्भर करता है? पुरुष पर निर्भर करता है। महिला को दोष देना ठीक है नहीं है। कई बार बोलते हैं ना यूं, बोले ये लुगाएगा तो चोरी चोरी हुआ है, उसको दोष देते हैं, लेकिन महिला का उसमें कोई दोष है नहीं है। किसका है? वो पुरुष का है, उसका 22x काम आ रहा है, 22y काम में नहीं आ रहा, तब पुत्री पुत्री हो रही है। और जहां ये काम आ गया वहां क्या हो गया? तो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था ये कि पुत्र का निर्माण किन गुणसूत्रों के मिलने से होता है, तब लिख दिए ये पुरुष का 22x, महिला का 22x, पुरुष का 22y, महिला का 22y, ऐसे लिख दे, 4 ऑप्शन लिख दे। तो पुत्री का निर्माण महिला तो हमेशा 22x ही रहेगी, कहीं पर भी ऑप्शन 22y है जिसका ऑप्शन क्या है वो गलत है, वो नहीं करना। महिला में हमेशा 22x ही रहेगा। पुरुष में 22x या y, पुरुष का ये मिले तो पुत्री, पुरुष का ये मिले तो पुत्र का निर्माण। तो ये थोड़ा आप लिख लो, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी है, और ये क्या है? कायिक गुणसूत्र क्या है? 22 जोड़ी है, या टोटल कितने? 44। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी बोल दो, या टोटल क्या है? 46 बोल दो। यहां तक आपके यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, कोशिका की संरचना और उसके कार्य वाला पॉइंट पूरा हो गया ये।